हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 16 जनवरी की क्लास। टाइटल आपको दिया है बाउंड सुप्रीमेसी, और ये जो एडिटोरियल है ये आपको मिलेगा 14 जनवरी के न्यूज़पेपर में। इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर सीधा भी आप सर्च कर सकते हैं। आशीष क्लासेस के नाम से ये चैनल है, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ, जो भी एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं शाम 5 बजे, उसका पीडीएफ आपको मॉर्निंग में ही प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो वहाँ से दो चीज़ें आप निकाल कर लेके आ सकते हैं कि एक तो कौन सा एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरा किस प्रकार के वर्ड्स आज आप सीखने वाले हैं। ये दोनों चीज़ें आप पहले से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप ये सेशन देखेंगे, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो बाउंड सुप्रीमेसी का मतलब क्या है? पहली बात तो बाउंड जो शब्द है ना, इसका मतलब बंधा हुआ है, लिमिटेड कह सकते हो, या आप इसे रेस्ट्रिक्टेड कह सकते हो। लिमिटेड हो या रेस्ट्रिक्टेड हो। और सुप्रीमेसी क्या होता है? सुपीरियरिटी को बोलते हैं, श्रेष्ठता को बोलते हैं, प्रभुत्व को बोलते हैं, डोमिनेंस को बोलते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड लिख लीजिए, डोमिनेंस। तो प्रभुत्व तो है, डोमिनेंस, ठीक है। अब प्रभुत्व तो है, लेकिन प्रभुत्व है कैसा? लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, बाउंड है, बंधा हुआ है, थोड़ी सी बाध्यता है यहाँ पे, यूँ कह सकते हो। तो डोमिनेंस है, सुप्रीमेसी है, लेकिन सुप्रीमेसी है कैसी? बाउंड सुप्रीमेसी है, ठीक है। अब कह रहा है कि इट इज़ फेयरली वेल नोन। इट की वर्ब इज है, ये बहुत अच्छे से ज्ञात है, सर्वविदित है, सभी को पता है। दैट कंजंक्शन है की। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन मतलब जो संसदीय कह सकते हो, लेजिस्लेशन विधेयक को बोलते हैं, कानून को कह सकते हैं। इज सब्जेक्ट टू जहां लगेगा उसका मतलब अधीन है। तो ये अधीन है दो लिमिटेशंस के, दो बाध्यताओं के, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के तहत, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब हैं। एक सब्जेक्ट है इट, वर्ब है इसकी इज। एक सब्जेक्ट है पार्लियामेंट लेजिस्लेशन, वर्ब है इसकी इज। सब्जेक्ट के साथ टू लगता है, इसका मतलब है अधीन है। कई बार आप देखते हो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। तो सब्जेक्ट टू का मतलब है अधीन होना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये फेयरली वेल नोन है। अब ये इज के साथ में नोन आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, वेल यहाँ पे एडवर्ब है, फेयरली भी एडवर्ब है। फेयरली पॉजिटिव एडवर्ब होता है, याद रखिएगा। जब भी पॉजिटिव बातें करनी हो तभी लगा सकते हो, नेगेटिव वर्ड से पहले फेयरली लगेगा नहीं। तो इट इज़ फेयरली वेल नोन का मतलब है ये अच्छे से ज्ञात है। दैट कंजंक्शन हो गया कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन जो है, संसदीय जो कानून है, वो अधीन है दो प्रकार के लिमिटेशंस के, दो प्रकार के बाउंडेशन वहाँ पे देखने को मिलेगी। किसके तहत? भारत के संविधान के तहत। वन, अब दो बाध्यताएं हैं, तो उनमें से पहली कौन सी है? तो वन की वर्ब इज है। पहली तो ये है कि बाय जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल का मतलब न्यायिक होता है, एग्जेक्टिव है। रिव्यू का मतलब पुनरावलोकन होता है। तो वन इज बाय जुडिशियल रिव्यू, पहला तो है जुडिशियल रिव्यू। और द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, या फिर संवैधानिक जो न्यायालय है उनकी शक्ति, टू रिव्यू, क्या शक्ति? टू रिव्यू लेजिस्लेशन, मतलब आप संवैधानिक न्यायालयों के लिए एक पावर होती है उनके पास कि वो लेजिस्लेशन को, कानून को रिव्यू कर सकते हैं, पुनरावलोकन उसका कर सकते हैं। फॉर पॉसिबल वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, कब? यदि ऐसी स्थिति बनती है कि संभावित रूप से उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है किसी भी मौलिक अधिकार का, तब, ठीक है। ये वायलेशन जो शब्द है ना, इसका मतलब नोट कर लीजिए, इन्फ्रिंजमेंट। वायलेशन का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट, मतलब उल्लंघन कह सकते हो, ये तो इन्फ्रिंजमेंट हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है। तो क्या कहना चाह रहा है कि एक तो यहां बाध्यता बताई, दो बताई ना लिमिटेशन, इन दो में से एक तो ये है कि जुडिशियल रिव्यू के द्वारा बंधा हुआ है, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा, या फिर यूँ कहें कि संवैधानिक जो न्यायालय है उनके पास पावर होती है कि वो लेजिस्लेशन को रिव्यू कर सकते हैं। कब? जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, तब। फंडामेंटल राइट क्या होता है? मौलिक अधिकारों को बोलते हैं। अनदर, दूसरा कौन सा है? अनदर इज। अब यहाँ पे आना तो चाहिए था द अदर, अनदर आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब दो ही बता रहे हो आप और एक की हमने डिस्कशन कर ली है, तो फिर दूसरा बचा, एक ही तो बचा है, तो द अदर यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो होना ही नहीं चाहिए कि अनदर। अनदर का मतलब तो है कि और भी संभावनाएं शेष हैं, तो ये तो गलत ही दे रखा है, द अदर आना चाहिए। दूसरा क्या बाध्यता है, लिमिटेशन क्या है कि नो अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के साथ टू लगता है। जब भी आप कहें कि इसमें ये संशोधन है, इसमें ये चेंजेस है, उन चेंजेस के लिए टू का प्रयोग करते हैं, उस संशोधन के लिए टू का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा यहां बाध्यता ये है कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव द इफेक्ट,
कि कभी भी संविधान में संशोधन की बात अगर आए तो उसमें शुड हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनी ऑफ इट्स बेसिक फीचर्स, ठीक है। तो नो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान में ऐसा कोई संशोधन होना नहीं चाहिए जिसका प्रभाव इतना हो कि उस संशोधन से जो इसका बेसिक फीचर है, जो बेसिक विशेषताएं हैं, वही डिस्ट्रॉय हो जाएं, वही खत्म हो जाएं। ऐसा कोई भी संशोधन नहीं होना चाहिए। दूसरी बाध्यता ये है। इसकी वर्ब है इज, नो अमेंडमेंट है, इसकी वर्ब है क्या, इसकी वर्ब है शुड हैव, और शुड मॉडल है तो बेस फॉर्म आ रही है, और अमेंडमेंट के साथ टू लगेगा, चेंज के साथ टू लगेगा। किस में चेंज है, किस में अमेंडमेंट है, उसके लिए टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहले स्लाइड में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा कहना चाह रहा है कि वाइल द फर्स्ट लिमिटेशन इज सेट आउट। ये जो सेट आउट शब्द है इसका मतलब यहां पे डिफाइन है, स्पेसिफाई है, निर्धारित करना है। सेट आउट का मतलब नोट कर लीजिए, स्पेसिफाई, या फिर आप इसे कहेंगे डिफाइन। तो डिफाइन कह दो, स्पेसिफाई कह दो, निर्धारित करना कह दो, ये सेट आउट का मतलब है। सेट आउट का वैसे यात्रा के लिए निकल जाना भी होता है, कहीं यात्रा के लिए निकल जाओ तब भी सेट आउट यूज करते हैं, और स्पेसिफाई या डिफाइन को भी सेट आउट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट का मतलब है नॉट इन अकॉर्डेंस। काफी सारे वर्ड्स हैं। नॉट इन अकॉर्डेंस मतलब असंगत होना, या इससे कोई क्या कह सकते हो, मेल नहीं होना। और डेरोगेशन जो है यहां पे इसका मतलब है एग्जेम्पशन कह सकते हो, रिलैक्सेशन कह सकते हो, छूट को कह सकते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन किसका, रिलैक्सेशन ऑफ एनी रूल और लॉ। कोई भी कानून या नियम मानने की जरूरत नहीं है, ऐसी छूट जो है उसको बोलते हैं डेरोगेशन। और ये इन डेरोगेशन ऑफ लेकर या डेरोगेशन फ्रॉम लेकर सेंटेंसेस लेके आता है, बनता है। वॉइड जो है, वॉइड का मतलब है इनवैलिड। वॉइड का मतलब क्या है, इनवैलिड कह सकते हो, नल कह सकते हो, नलीफाइड कह सकते हो, शून्य कह सकते हो, अमान्य कह सकते हो, ठीक है। अब समझिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। सेट आउट का मतलब तो निर्धारित करना है। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट में विद लगेगा, इसका मतलब है असंगत होना, या फिर कहें रेलेवेंट ना होना, या किसी के अकॉर्डिंग ना होना। डेरोगेशन जो शब्द है इसका मतलब, वैसे डेरोगेशन अपमान को भी बोलते हैं, डेरोगेटरी स्टेटमेंट होते हैं, अपमानजनक वाक्यों को बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो डेरोगेशन शब्द है इसका मतलब है रिलैक्सेशन ऑफ एनी रूल और लॉ, मतलब किसी कानून या फिर कोई नियम को मानने की जरूरत अगर नहीं है, ऐसी परमिशन आपको मिल रखी है तो उसको डेरोगेशन कहा जाता है। वॉइड का मतलब शून्य है, वॉइड का मतलब अमान्य है, ठीक है। तो कह रहा है कि वाइल से दो क्लॉजेज जोड़ते हैं तो दोनों क्लॉजेज एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये बातें हमने पहले के सेशंस में कर रखी हैं। तो हालांकि जो पहली लिमिटेशन जो दे रखी, दो लिमिटेशन बताई, उसमें से जो पहली लिमिटेशन है वो निर्धारित है आर्टिकल 13 में, ठीक है। वो लिमिटेशन कहां दे रखी है, आर्टिकल 13 में। अंडर विच, जिसके तहत होता क्या है, जिसके तहत कानून जो है वो कानून जो कि इनकंसिस्टेंट विद है, मतलब असंगत है, और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या फिर मौलिक अधिकारों में उनका जिक्र नहीं है, मौलिक अधिकारों में उनसे छूट दे रखी है, आर वॉइड, वो जो है शून्य हो जाते हैं, वो अमान्य हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा दे रखा, जबकि दूसरी जो लिमिटेशन है वो बेस्ड ऑन है, वो आधारित है किस पर, बेसिक स्ट्रक्चर पर, जो मूल एक ढांचा है उस पर, मूल स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का मतलब सिद्धांत होता है, डॉक्ट्राइन का मतलब है प्रिंसिपल कह सकते हो। डॉक्ट्राइन जो शब्द है इसका मतलब है प्रिंसिपल, सिद्धांत। इवोल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट, और ये सिद्धांत किसने इवोल्व किया, इवोल्व का मतलब डेवलप करना है, इवोल्व का मतलब है किसी चीज को डेवलप करना, किसी प्रोग्रेस करवाना। तो ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। तो यहां दोनों जो बाध्यताएं हैं, लिमिटेशंस, उनका जिक्र किया गया है कि पहली लिमिटेशन जो है उसका जिक्र मिलेगा आपको आर्टिकल 13 में, जिसके तहत वो कानून जो इनकंसिस्टेंट है या फिर कहें कि फंडामेंटल राइट्स में उनको छूट दे रखी है, वो कानून जो है वॉइड है, वो असंगत है। जबकि जो दूसरा जो लिमिटेशन है वो आधारित है बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत पर, जिसको इवोल्व किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने इवोल्व किया, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब आपने निकाली लिए इसमें, तो सब्जेक्ट यहां पे फर्स्ट लिमिटेशन है, इसकी वर्ब तो इज है। लॉज है, इसकी वर्ब क्या है, इसकी वर्ब दे रखी है यहां पे आर। और यहां दूसरा जो दे रखा सेकंड लिमिटेशन, इसकी वर्ब इज है, बेस्ड के साथ में ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे दे रखा वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिमार्क्स। अब जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनकी जो टिप्पणियां हैं, क्वेश्चनिंग, जिसमें उन्होंने प्रश्न उठाया है, क्वेश्चन का मतलब रेज क्वेश्चन, प्रश्न उठाया है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, किस पर, ये जो दूसरी लिमिटेशन है उस पर उन्होंने प्रश्न उठाया।
तो इसी के बारे में ही पूरा आर्टिकल है जो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था, उसी के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जो टिप्पणियां हैं जिसमें उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है, मूल संरचना का जो सिद्धांत है, उस पर प्रश्न उठाया है। प्रोपाउंडेड, प्रोपाउंड का मतलब क्या होता है लिख लीजिएगा, सजेस्ट या प्रेजेंट कह दीजिए, प्रेजेंट एन आइडिया और थियरी, प्रेजेंट एनी आइडिया और थियरी फॉर डिस्कशन, मतलब चर्चा के लिए अगर आप कोई आइडिया या सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं तो उसे कहते हैं प्रोपाउंड करना। ठीक है, किसी भी आइडिया को, किसी भी सिद्धांत को डिस्कशन के लिए प्रस्तुत करने को प्रोपाउंड कहा जाता है। तो ये किस में मतलब ये डिस्कशन के लिए प्रस्तुत किया गया था? लैंडमार्क डिसीजन था एक कोर्ट का, केशवानंद भारती केस 1973 वाला, उसमें लैंडमार्क का मतलब है जो एक बहुत ही हिस्टोरिक केस था, ऐतिहासिक था। लैंडमार्क जहां पे लगे उसको मतलब ये मान लीजिए कि वो हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है। ठीक है, डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट पोजिशन ऑफ लॉ, ये यहां रिफ्लेक्ट नहीं करता है। रिफ्लेक्ट का मतलब है शो करना या डिस्प्ले करना, ये नहीं दिखाता है क्या, ये शो नहीं करता है द करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ, मतलब कानून की सही स्थिति यहां पे ये नहीं बताता है। रिपीट कर रहा हूं, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा जो टिप्पणियां की गई हैं जिसमें प्रश्न उठाया गया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पर, जिसको कि प्रस्तुत किया गया था इस केस के अंदर, तो ये जो एक रिमार्क्स हैं ये यहाँ पे क्या नहीं करते हैं, जगदीप धनखड़ की जो टिप्पणियां हैं जिसमें प्रश्न उठाया गया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पर, वो डॉक्ट्राइन जो कि प्रोपाउंड किया गया था इस केस में, ये टिप्पणियां, अब ये टिप्पणियां प्लूरल हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, और ये टिप्पणियां प्लूरल है तो डज नॉट कैसे आएगा, डू नॉट आएगा, ये गलत दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कर दीजिए डू नॉट। तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ को, मतलब सही स्थिति जो है कानून की वो दर्शाता नहीं है ये टिप्पणियां जो भी की गई हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर देखिए आगे क्या रखा है, इन हिज व्यू, उनके दृष्टिकोण में, मतलब मिस्टर जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट है भारत के, उनके दृष्टिकोण में अगर बात करें तो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, जो मतलब मूल एक संरचना वाला सिद्धांत है, हैज यूजर्प्ड। यूजर्प होता क्या है? यूजर्प का मतलब होता है सीज करना, जब्त करना, हथियाना, हड़पना। सीज करना कह सकते हो या एक्सप्रोप्रिएट करना कह सकते हो, सीज करना कह सकते हो या एक्सप्रोप्रिएट करना कह सकते हो, जब्त करना, हथियाना, हड़पना। ठीक है, तो उनके दृष्टिकोण में, उनके नजरिए में जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, उस डॉक्ट्राइन ने, उस सिद्धांत ने क्या किया है? यूजर्प किया है, उस सिद्धांत ने सीज किया है, हड़पा है, हथियाया है क्या? पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री संसदीय सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता या फ्रीडम कह सकते हो, या कह सकते हो सेल्फ गवर्नमेंट कह सकते हो। जब इंडिपेंडेंस हो, सेल्फ रूल हो, खुद की गवर्नमेंट हो, संप्रभुता हो, खुद की ही अधीनता हो, उसको बोलते हैं सॉवरेनिटी। तो यहाँ पे तो आप इसको इंडिपेंडेंस पढ़कर चलिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो उनके दृष्टिकोण से जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, जो एक मूल संरचना वाला सिद्धांत है, उसने हड़पा है, उसने हथियाया है किस चीज़ को? संसदीय स्वायत्ता को। एंड गोज अगेंस्ट, गो अगेंस्ट का मतलब है ओपोज करना, विरोध में होना, विरुद्ध जाना। द डेमोक्रेटिक इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का मतलब यहाँ पे है कंपल्सन, अनिवार्यता, और ये खिलाफ है किसके? लोकतांत्रिक अनिवार्यता के। दैट द इलेक्टेड लेजिस्लेचर शुड रेन सुप्रीम, ये रेन सुप्रीम पूरा ही एक, मैंने हाईलाइट इसको एक ही वर्ड को किया, दोनों ही वर्ड साथ में हाईलाइटेड होने चाहिए। इन रेन सुप्रीम एक ईडियम है, इसका मतलब है टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां लिख देता हूं, टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना, टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना, ये इसका मतलब है रेन सुप्रीम का। फिर समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की वर्ब है वो हैज यूजर्ब्ड है, और हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो यूजर्ब्ड थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और इलेक्टेड लेजिस्लेचर की वर्ब है वो शुड रेन सुप्रीम है। कह रहा है कि उनके दृष्टिकोण से जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को हड़पा है, मतलब संसदीय जो स्वायत्ता है उसको इसने यूजर्प किया है, और ये बिल्कुल खिलाफ है लोकतांत्रिक अनिवार्यता के। लोकतांत्रिक अनिवार्यता क्या है? जो चुनी हुई विधायिका है, जो इलेक्टेड विधानमंडल है, लेजिस्लेचर है, उसको सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए, सबसे ऊपर उसको होना चाहिए, ये इस उनका दृष्टिकोण है। हिज पर्टिकुलर कंसर्न सीम्स जस्टिफाइड, उनका जो एक विशेष रूप से चिंता है, यहाँ कंसर्न का मतलब क्या है? वरी। उनकी जो एक पर्टिकुलर कंसर्न है,
सीम्स जस्टिफाइड, ये यहाँ पे जस्टिफाइड प्रतीत होती है। सीम्स मतलब प्रतीत होना, जस्टिफाइड का मतलब न्यायोचित है, प्रॉपर है, एकदम करेक्ट है। क्या ये कॉलन है, इस साइन को बोलते हैं कॉलम, कॉलन COLON, ठीक है, इस साइन का नाम है, ये पंक्चुएशन मार्क है। अब ये समझाएगा यहाँ पे कि कैसे उनका क्या पर्टिकुलर कंसर्न है। उनका पर्टिकुलर कंसर्न ये था दैट द सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंटेड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कि सुप्रीम कोर्ट ने रोका किसको, इस एक निकाय को। अब ये निकाय क्या है, ये एक बॉडी है जो कि जजेस को अपॉइंट करती है सुपीरियर कोर्ट्स में, जो उच्चतम न्यायालय होते हैं उनकी नियुक्ति ये वाला निकाय करता है देश के अंदर। इसको रोका किससे, सुप्रीम कोर्ट ने इस निकाय को रोका किससे, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगा है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है इसलिए ING लगा है। कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, कम इनटू एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व में होना, तो इसको अस्तित्व में नहीं आने दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कैसे, बाय स्ट्राइक डाउन। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है नलीफाई करना, रद्द करना। नलीफाई कह सकते हो, एबोलिश कह सकते हो, ठीक है, या क्या कह सकते हो, इसको आप एब्रोगेट कह सकते हो, ठीक है। मतलब एक प्रकार से इसको यूं मान लीजिए, एबोलिश या नलीफाई लिख लो, एबोलिश नलीफाई रद्द करना, ठीक। स्ट्राइक डाउन का मतलब रेसिंड एक वर्ड होता है, वो लिख सकते हो, एब्रोगेट भी होता है, रेसिंड भी होता है, ये सब लिख लो। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका अस्तित्व में आने से। कैसे, जो रेलेवेंट अमेंडमेंट हुए, जो प्रासंगिक या संगत संशोधन किया गया संविधान के अंदर, उसको स्ट्राइक डाउन करके, और पार्लियामेंट्री लॉ को स्ट्राइक डाउन करके, टू गिव इफेक्ट टू इट, कि वो इसको प्रभाव ना, मतलब गिव इफेक्ट का मतलब है इसको प्रभावी बनाना। रिपीट कर रहा हूँ, तो इनका जो एक जस्टिफाइड, एक मतलब कहें कि इनकी जो चिंता है, जगदीप धनखड़ की जो चिंता है वो एकदम क्या है, एक जस्टिफाइड है। उनकी जो कंसर्न है वो जस्टिफाइड प्रतीत होती है। कैसे, कि सुप्रीम कोर्ट ने रोका किसको, इस पूरे नाम को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये कमीशन है, ये एक निकाय है। क्या करता है ये जजेस को अपॉइंट करता है सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर देश में। इसको रोका किससे, तो प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम लगेगा, प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम लगता है, स्टॉप के साथ में फ्रॉम लगता है, बार या डी बार के साथ फ्रॉम लगता है, प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम लगता है ना। जब किसी को कोई काम करने से रोकते हैं तो उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसको रोका किससे, कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आने से। रोका कैसे, तो ये बताया बाई लगा के, बाई प्रिपरेशन तो फिर से ING है। रद्द करके, क्या, रेलेवेंट अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रासंगिक या संगत अमेंडमेंट ना हो, इसको रोककर, स्ट्राइक डाउन करके। और पार्लियामेंट्री लॉ, जो संसदीय कानून है, उसको रोक करके, कि संसदीय कानून जो है इसको प्रभावी ना बना दे, इसको इफेक्ट ना, मतलब प्रभावी ना बना दे, गिव इफेक्ट का मतलब प्रभावी बनाना है ना। इन चीज़ों को रोककर इसने अस्तित्व में आने से रोका सुप्रीम कोर्ट ने, और ये इनकी जो चिंता है वो बिल्कुल वाजिब है, जायज़ है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा बट इट इज डिफिकल्ट नॉट टू सी हिज अटैक ऑन, लेकिन ये मुश्किल है। इट की वर्बिज है, अटैक के साथ ऑन लगेगा जब ये नाउन हो, याद रखें। अटैक अगर वर्ब हो तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अटैक अगर वर्ब हो तब तो इसके साथ प्रेपोजिशन लगता नहीं है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। लेकिन अटैक अगर नाउन के रूप में दे रखा हो तो फिर इसके साथ में हम ऑन लगा सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ये मुश्किल है, नॉट टू सी हिज अटैक ऑन, कि हम उनके जो हमला उन्होंने किया है, वर्बल जो अटैक उनका किया गया है, किस पर, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पर, जो मूल संरचना वाला सिद्धांत है उस पर। एज पार्ट ऑफ द करंट डिस्पेंसेशंस टायरेड, किस रूप में, जो वर्तमान की सरकार है, डिस्पेंसेशन का मतलब गवर्नमेंट होता है, टायरेड का मतलब है डिनंसिएशन, भत्सरना कह सकते हो, क्रिटिसिज्म कह सकते हो, डिनंसिएशन कह दो, फल्मिनेशन कह दो, या क्रिटिसिज्म कह दो, एक ही बात है, आलोचना, क्रिटिसिज्म कहा जा सकता है, ठीक है, फल्मिनेशन कह सकते हो, डिनंसिएशन कह सकते हो। तो कह रहा है कि करंट डिस्पेंसेशंस टायरेड, वर्तमान सरकार का जो टायरेड है, वर्तमान सरकार ने जो आलोचना की है, किसके खिलाफ, जुडिशियरी के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ। एंड इट्स ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेंट, शिकायत, ऑब्जेक्शन, और उनकी जो शिकायत है, दैट इट डज नॉट हैव एनफ से, एनफ से का मतलब क्या है, से का मतलब है अधिकार, किसी चीज में दखल अंदाजी का अधिकार, किसी चीज को मतलब कुछ बताने का अधिकार, से का मतलब ये है। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस के अपॉइंटमेंट में। लेकिन ये मुश्किल है,
इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू सी हिज अटैक, मतलब हम इनकी टिप्पणियों को एक अटैक के रूप में ना देखें, ऐसा मुश्किल है। साफ साफ दिखता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पर उन्होंने अटैक किया है किस रूप में कि वर्तमान सरकार की जो आलोचना है जुडिशरी को लेकर, न्यायपालिका को लेकर। याद रखिए सरकार के जो 3 अंग हैं, न्यायपालिका है ना, या कार्यपालिका है, विधायिका है, इन तीनों से पहले द लगता है द एग्जीक्यूटिव होता है, द जुडिशरी होता है, द लेजिस्लेटिव होता है। द का प्रयोग करेंगे, इसी कारण जुडिशरी से पहले द का प्रयोग है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है कि हम देख ना पाएँ उनके अटैक को, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पर किए गए अटैक को किस रूप में कि वर्तमान सरकार ने जो यहाँ आलोचना की है जुडिशरी की, और इसकी जो एक शिकायत है कि भाई सरकार जो है उसको अधिकार ही नहीं है जजेस के अपॉइंटमेंट का, उस रूप में, है ना, उस पार्ट के रूप में हम ये ना देख पाएँ कि उनके जो हमला इन्होंने किया है इसको ना देख पाएँ, ये मुश्किल है। मतलब साफ साफ दिखता है कि इन्होंने अटैक बोला है और इस रूप में बोला है, इस प्रसंग में बोला है। आगे देखिए, द आइडिया दैट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अंडरमाइंस, अंडरमाइन का मतलब है इम्पेयर करना या फिर कहेंगे वीकन करना, कमजोर करने को बोलते हैं, इरोड करना भी कह सकते हैं। तो जो विचार है, विचार किसका कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो कमजोर करता है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को। पार्लियामेंट्री संसदीय, सॉवरेनिटी का मतलब होता है स्वायत्ता, इंडिपेंडेंस। तो विचार, कैसा विचार कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कमजोर करता है संसदीय स्वायत्ता को। अब इस विचार की वर्ब है वो इज है और इस डॉक्ट्राइन की वर्ब है वो अंडरमाइंस है। इज सिंपली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। विचार गलत है, बिल्कुल गलत है, सिंपली एडवर्ब है, रॉन्ग एडजेक्टिव है। कौन सा विचार गलत है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पार्लियामेंट्री स्वायत्ता को, संसदीय स्वतंत्रता को, स्वायत्ता को कमजोर करता है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी डोमेन, डोमेन का मतलब है एरिया, या फिर डोमेन को कहेंगे स्पेयर, क्षेत्र को कहते हैं। तो कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है, अब पार्लियामेंट से पहले देखो आर्टिकल लगता नहीं है जब तक कि ये स्पेसिफिक ना हो। जेनरिक वे में पार्लियामेंट का यूज करोगे तो इससे पहले कोई आर्टिकल लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आप कहो पार्लियामेंट किसी देश की, पर्टिकुलराइज इसको करो, स्पेसिफिक करो, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ कहीं का भी देश का नाम ले लीजिए आप, तो वहां पे फिर द का प्रयोग करेंगे। तो पार्लियामेंट सॉवरेन है इन इट्स डोमेन, अपने क्षेत्र में पार्लियामेंट है वो एकदम सुप्रीम है, बट इट इज स्टिल बाउंड। स्टिल का मतलब अभी भी कह सकते हो, यह अभी भी बाउंड है, बंधी हुई है, किससे, लिमिटेशन से, कुछ बाध्यताएं हैं। इम्पोज्ड, इम्पोज्ड का मतलब है फोइस्ट, मतलब थोपने को बोलते हैं फोइस्ट, ठीक है। लेकिन इस पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ लिमिटेशंस थोपी गई हैं। तो पार्लियामेंट जो है सुप्रीम तो है, सॉवरेन है, संप्रभुत्व संपन्न है, श्रेष्ठ है, स्वायत्त है, इंडिपेंडेंट है अपने क्षेत्र में, लेकिन अभी भी इसके ऊपर कुछ बाध्यताएं हैं। बाध्यताएं थोपी किसने है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान में। मिस्टर धनखड़ सीम्स, मिस्टर धनखड़ ऐसा लगता है, ये इसकी वर्ब है, टू हैव ए प्रॉब्लम विद एनी सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन। इनको किसी भी बाध्यता से प्रॉब्लम है, इनको प्रॉब्लम है किसी भी सॉर्ट की, सॉर्ट मतलब प्रकार, काइंड, किसी प्रकार की बाध्यता से ऑन पार्लियामेंट जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्र कह दीजिए, न्यायिक क्षेत्र कह दीजिए, कि पार्लियामेंट के न्यायिक क्षेत्र में कोई भी प्रकार की लिमिटेशन अगर है, बाध्यता है, तो इनको इससे प्रॉब्लम है कि पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के ऊपर तो कोई बाध्यता होनी ही नहीं चाहिए जहां बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने की, उसमें बदलाव करने की। तो मिस्टर धनखड़ जो है ऐसा लगता है कि उनको समस्या है किसी प्रकार के लिमिटेशन से। लिमिटेशन किस पर, पार्लियामेंट के जुरिसडिक्शन को लेकर लिमिटेशन, किस चीज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। श्योरली, निश्चित रूप से एडवर्ब है। ही कुड नॉट हैव फॉरगॉटन दैट, वो भूल नहीं सकते थे। कुड नॉट हैव फॉरगॉटन, याद रखिए मॉडल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आप लगाते हो तो उस मॉडल को पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट आप करते हो। तो ही कुड नॉट हैव फॉरगॉटन, फॉरगॉटन जो है फॉरगेट की थर्ड फॉर्म है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। तो निश्चित रूप से वो भूल नहीं सकते थे किस चीज को, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ने, जो मूल संरचना वाला सिद्धांत है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उस सिद्धांत ने हैड हेल्प्ड, सहायता की थी किस चीज में, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में। किससे बचाया था, फ्रॉम बीइंग अंडरमाइंड, कमजोर होने से। कमजोर किससे हो रहा था ये, मिसयूज ऑफ पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, कि जो पार्लियामेंट्री मेजोरिटी है, संसदीय जो एक कह सकते हो बहुमत है ना, उसके दुरुपयोग के माध्यम से इसको कमजोर किया जा रहा था। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ने इसको बचाया था।
एक काम की बात है, हेल्प के बाद में जब भी वर्ब लगाते हो तो सीधा बेस फॉर्म लगाई जा सकती है या फिर टू के साथ बेस फॉर्म भी लगाई जा सकती है। तो हेल्प के साथ में क्रिया दो तरीकों से आ सकती है, या तो लगा दो सीधा सीधा बेस फॉर्म या फिर लगा दो टू के साथ बेस फॉर्म, दोनों ही पॉसिबल हैं। तो निश्चित रूप से वो भूल नहीं सकते थे। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ने हेल्प की थी किस चीज़ में? कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में। ठीक है, किस चीज़ से बचाने में? कमज़ोर होने से बचाने में। किस माध्यम से? मिसयूज के माध्यम से। मतलब कमज़ोर किससे किया जा रहा था इसको? पार्लियामेंट्री मेजोरिटी के मिसयूज से, इसको दुरुपयोग से इसको कमज़ोर किया जा रहा था और उससे बचाने में हेल्प इसने की थी। और ये जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, वो इस बात को भूल नहीं सकते थे। ये इसका मतलब है। ठीक है, फिर कह रहा था मेन पर्पज ऑफ द डॉक्ट्राइन। अब जो मुख्य डॉक्ट्राइन का पर्पज जो है, जो ये एक मूल संरचना वाला सिद्धांत है, इसका जो मुख्य पर्पज है वो पर्पज ये है, इसकी वर्ब इज है, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना, दैट सम फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ जो मौलिक विशेषताएं हैं संविधान की, आर नॉट लेजिस्लेटेड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। आउट ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व से दूर कर देना, या कहें कि उसका अस्तित्व ही खत्म कर देना। ठीक है, जो मुख्य पर्पज है डॉक्ट्राइन का वो ये है, ये सुनिश्चित किया जाए कि कुछ जो मौलिक विशेषताएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, लेजिस्लेट का मतलब कानून बनाना होता है ना, वो विशेषताएं कहीं ऐसा ना हो, आर नॉट लेजिस्लेटेड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, वो मूल विशेषताएं जो हैं कहीं ऐसा ना हो कि आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो जाए, ये सुनिश्चित करना। ठीक है, तो मुख्य पर्पज जो डॉक्ट्राइन का है वो सीधा सीधा शब्दों में अगर कहें तो ऐसा है कि कुछ मौलिक विशेषताएं हैं संविधान की, कहीं वो खत्म ना हो जाए, इसको रोकने के लिए इसकी आवश्यकता है, डॉक्ट्राइन की आवश्यकता है। इट हैज़ बीन इन्वोक, इन्वोक का मतलब है यूज करना, यूज करना, अप्लाई करना। किसी भी कानून को कोई चीज की प्राप्ति के लिए यूज करना कहलाता है इन्वोक। और बीन के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा है, इसका मतलब पैसिव है, तो इसको इन्वोक किया गया है, इस कानून का यूज किया गया है स्ट्राइक डाउन करने के लिए। स्ट्राइक डाउन क्या पढ़ाया था? स्ट्राइक डाउन नलीफाई करना, एब्रोगेट करना, रेसिंड करना, एबोलिश करना, रद्द करना। अमेंडमेंट, संशोधन, ओनली इन अ फ्यू केसेस, केवल कुछ केसेस में। तो इसका इस्तेमाल किया गया है क्या करने के लिए? संशोधनों को नलीफाई करने के लिए, केवल कुछ केसेस में। बट मैनी अदर्स हैव सर्वाइव्ड बेसिक स्ट्रक्चर चैलेंजेस, लेकिन कुछ अन्य बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सर्वाइव कर लिया। सर्वाइव का मतलब मुसीबतें आने के बाद भी टिके रहे, हटे नहीं, है ना, उनका प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन बहुत सारे अन्य जो थे वो सर्वाइव कर गए थे बेसिक स्ट्रक्चर के चैलेंजेस को। ठीक, तो इट की वर्ब हैज़ बीन इन्वोक्ड है, मैनी अदर्स की वर्ब हैव सर्वाइव्ड है, और एच के साथ थर्ड फॉर्म आती है, चाहे हैज़ हो, चाहे हैव हो, या हैड हो, या मॉडल के साथ में हैव हो, इन सब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पार्लियामेंट्री मेजोरिटी इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब है टेम्परेरी है, फ्लीटिंग है। इसका एक सिनोनिम तो होता है फ्लीटिंग, एक कह सकते हो टेम्परेरी। तो पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, संसदीय बहुमत जो है वो क्षणिक होता है, बट एसेंशियल फीचर्स, लेकिन जो आवश्यक विशेषताएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे कि रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब विधि का कानून, की कानून सबसे ऊपर है ये, और ये लागू दोनों पे होता है, सरकार पर भी जनता पर भी। ये होता है विधि का कानून। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय जो रूप है सरकार का वो। सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, जो समानता की विचार है वो। एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और जो मुक्त रूप से और सही तरीके से चुनाव। ought to be, ये होने चाहिए, ought to मतलब होना चाहिए, ये एक नैतिक ऑब्लिगेशन को बताता है। ought to एक मॉडल है जो मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिकता को बताता है। पेरेनियली का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा, जो हमेशा हो, जो कांस्टेंट हो, जो मतलब कहें कि एवरलास्टिंग हो, सनातन हो, एवरलास्टिंग। प्रोटेक्टेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव एक्सेस, क्या कहना चाह रहा है कि पार्लियामेंट्री मेजोरिटी क्षणिक है। ठीक है, पार्लियामेंट्री मेजोरिटी की वर्ब इज है, ट्रांजिएंट एडजेक्टिव है, बट एज अ कंजंक्शन हो गया। लेकिन जो मुख्य विशेषताएं हैं संविधान की, कौन कौन सी विशेषताएं? सच एज का प्रयोग करके बताया, सच एज एग्जाम्पल देने के लिए काम में आता है, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, विधि का कानून, सरकार का संसदीय स्वरूप, शक्तियों का विभाजन, इक्वालिटी की विचारधारा, फ्री और फेयर इलेक्शंस। ये होने चाहिए, निरंतर रूप से इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। किससे प्रोटेक्ट किया? लेजिस्लेटिव एक्सेस से, मतलब विधायक जो लेजिस्लेटिव है, विधानमंडल है, उसके अतिवाद से, उसके एक्सट्रीमिज्म से इसको सुरक्षित किया जाना चाहिए। इट मे बी ओपन टू ए न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है संविधान सभा।
ठीक है। तो ये हो सकता है कि ओपन हो, बिल्कुल खुला हो, किसके लिए, एक नई संविधान सभा के लिए, टू कम अप विद अनदर कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान सभा के लिए ये चीज पॉसिबल हो सकती है। ओपन होने का मतलब ये पॉसिबल हो सकता है कि वो एक नया संविधान लेकर आए। कम अप विद का मतलब है कोई नया सॉल्यूशन लेकर आना, वो एकदम नया संविधान, एक और संविधान लेकर आ जाए दैट चेंजेस दीज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। और वो संविधान क्या होगा, हो सकता है कि जो मौलिक विचारधाराएं हैं, मौलिक जो विशेषताएं हैं, उनको सभी को बदल दे। लेकिन लेजिस्लेचर जो है, विधानमंडल जो है, जो बना हुआ है, फॉर्म किया हुआ है, किसके तहत, वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसको अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो अपने कोर आइडेंटिटी को चेंज कर ले। कोर का मतलब होता है सेंट्रल, जो मुख्य है, जो क्रक्स है, उसको वो चेंज नहीं कर सकता। मेन जो है, मुख्य जो है, उसको चेंज नहीं कर सकता। तो इट की वर्ब है वो मे बी है। हो सकता है कि नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, नई संविधान सभा जो है वो एक अलग ही संविधान लेकर आ जाए, और वो संविधान दैट यहां पे आ रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसकी वर्ब है चेंजेस। वो संविधान हो सकता है कि इन मौलिक कॉन्सेप्ट्स को चेंज कर दे, लेकिन विधानमंडल जो बना हुआ है वर्तमान संविधान के तहत, उसको अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो इसकी कोर आइडेंटिटी को, जो इसकी मुख्य विचार, मतलब कहें कि जिस एक्सेस पर ये घूमता है, जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, उसको बदल दे, उसकी पहचान को बदल दे। ये पॉसिबल नहीं है। तो ये था सब आज के इस एडिटोरियल में। अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो हम एप्लीकेशन पर, जो बच्चे जुड़े हुए हैं पेड कोर्स में, उनके लिए क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको बतानी है एरर्स क्या क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आई विश आई हैव मोर टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट। आई विश वाले सेंटेंसेज जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल कंडीशन डिनोट करते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल कंडीशंस का मतलब है एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है। इस प्रकार की कंडीशन में आपको सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है। तो हैव के स्थान पे हैड आएगा। इसका मतलब है कि काश मेरे पास और अधिक टाइम होता प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए। ये इसका ट्रांसलेशन है। आई वर्क हियर सिंस 2010। सिंस या फॉर के साथ जब भी आप टाइम लगाते हो तो वहां परफेक्टिव एस्पेक्ट लगता है, जरूर ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। सिंस या फॉर के साथ टाइम लगाते हो तो परफेक्टिव एस्पेक्ट। एस्पेक्ट दो तरीके के होते हैं, प्रोग्रेसिव और परफेक्टिव। या तो कोई काम अपूर्ण क्रिया में जाएगा या पूर्ण क्रिया में जाएगा। तो ये पूर्ण क्रिया है, कोई काम हो गया है या हो रहा है कुछ समय से, वो परफेक्टिव एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे आप कर देंगे आई हैव बीन वर्किंग हियर, कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ 2010 से। ये इसका ट्रांसलेशन होगा। प्रीति इज एन इंटेलिजेंट। देखिए, जब आर्टिकल आप लगाते हो तो तब लगाइए जब नाउन हो। यहां तो नाउन ही नहीं है और बगैर नाउन के डिटर्मिनर अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो प्रीति इज इंटेलिजेंट ये होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। दिशाओं के नाम से पहले, डायरेक्शन के नाम से पहले, जैसे यहां पे देखिए द ईस्ट लगा रखा है, वैसे यहां पे द वेस्ट लगेगा। इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश। अब ये कह रहा है कि अंग्रेज लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो अंग्रेज जो लोग हैं, जो अंग्रेजी बोलने वाली कम्युनिटी है, उससे पहले द लगता है। लेकिन लैंग्वेज के नाम से पहले द नहीं लगता है जब तक कि उसके आगे लैंग्वेज वर्ड ना जोड़ रखा हो। अब इस इंग्लिश के साथ में वर्ड ही जोड़ दिया आपने लैंग्वेज, तब तो बात अलग है। अगर लैंग्वेज शब्द नहीं जोड़ रखा है तो फिर द का प्रयोग हम नहीं करेंगे इसके साथ में, ये ध्यान रखना है। फिर कह रहा है ऑनेस्टी ऑफ द क्लर्क इज वर्थ प्रेजिंग। जो ईमानदारी है क्लर्क की वो वर्थ प्रेजिंग है। वर्थ जहां लगता है इसका मतलब इस योग्य है, तो प्रशंसा के योग्य है। क्या है, किसकी ईमानदारी है, क्लर्क की ईमानदारी। तो ये ईमानदारी जो है स्पेसिफिक हो गई, इसलिए हमें इससे पहले द लगाना पड़ेगा। द ऑनेस्टी ऑफ द क्लर्क इज वर्थ प्रेजिंग। फिर कह रहा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां पे द हटेगा क्योंकि ये ऑनेस्टी किसकी है, दे नहीं रखा, जेनरिक है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जनरली हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। फिर कह रहे द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो एवरेस्ट पर्वत चोटी का नाम है। हम पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले द लगाते हैं, माउंटेन सीरीज के नाम से द लगाते हैं, जहां पे पर्वतों के नाम के लास्ट में एस और ईएस जोड़ रखा होता है। भी माउंटेन सीरीज का पता ऐसे ही लगता है कि उसमें एस और ईएस जोड़ रखा हो, तब तो हम लगाएंगे द, वरना नहीं लगाएंगे। बनानाज आर सोल्ड बाई द डजन का प्रयोग करेंगे। जब आप कोई मेजरमेंट यूनिट की बात करते हैं कि इसको इस चीज से मापते हैं, ऐसे बेचते हैं, इस तरीके से खरीदते हैं, तो उस मेजरमेंट यूनिट से पहले द का प्रयोग किया जाता है। और बॉडी ऑर्गन से पहले द लगता है, तो हेड यहां बॉडी ऑर्गन है। ही हिट हर ऑन द हेड, तो हेड बॉडी ऑर्गन है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे। बॉडी ऑर्गन से पहले द तब हटाते हैं जब बॉडी ऑर्गन्स का प्रयोग हम इडियोमेटिक वे में करते हैं, मुहावरेदार वाक्यांशों के रूप में करते हैं, अन्यथा द का प्रयोग करेंगे। तो ये था आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।